बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 21 मार्च और पाकिस्तान में जुमे की दोपहर। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की एक्सक्लूसिव खबर। सबसे पहले आपके सामने एक्सक्लूसिव स्टोरी रखते हैं जिसमें आपके सामने 60 लोगों की लिस्ट रखेंगे। जी हाँ, ये लिस्ट आपने कहीं और नहीं देखी होगी। ये एक्सक्लूसिव स्टोरी है हमारी और ये लिस्ट आपको बताएगी कि ये पूरी फ़ौज मरियम नवाज़ शरीफ के साथ उम्रे पर गई है और इन्हें प्रोटोकॉल मिला है। आपके खर्चे से बने हुए डिपार्टमेंट्स, आपके टैक्स से बना हुआ पूरा सिस्टम जो है वो मलका के लिए, रानी साहबा के लिए बिछा हुआ है और पूरी लिस्ट बनाकर भेजी गई है आपके सामने। इनके नाम रख रहे हैं, इनकी और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, इनके पासपोर्ट नंबर्स और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो हमने छुपा दी हैं इस लिस्ट में से, क्योंकि हम ये समझते हैं कि लोगों की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो भले आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं फिर भी सामने नहीं रखनी चाहिए। लिस्ट अगर आप मुलाहजा फरमाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो 60 नाम है इसमें ख़ानदान के भी बहुत सारे नाम हैं, इसमें दोस्त भी बहुत सारे हैं, इसमें बहुत सारे टाउट्स भी हैं, इसमें बहुत सारे डिफरेंट किस्म के लोग हैं, छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े, ख़वातीन मर्द, मतलब पूरा टब्बर जो है वो 60 लोगों पर मुश्तमिल जो है ये प्रोटोकॉल की लिस्ट है। ये प्रोटोकॉल की लिस्ट मरीम नवाज़ के ऑफिस से निकली और पहुंची एयरपोर्ट। एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को ये पाबंद बनाया गया कि इन तमाम 60 लोगों को वीआईपी प्रोटोकॉल देना है। इसमें हमज़ा शहबाज भी गए हैं, इसमें चौधरी मुनीर भी गए हैं और भी बहुत सारे अकाबरीन जो हैं वो इस लिस्ट में, या कुछ नाम इस लिस्ट से शायद एक आध दो बाहर होंगे, हो सकता है कोई इस लिस्ट में हो और वो मिस कर गया हो, ना गया हो, लेकिन ये वो प्रोटोकॉल की लिस्ट है जो हम आपके सामने रख रहे हैं, जो एक्सक्लूसिव हमारी स्टोरी है। और हम आपके सामने ये लिस्ट दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस मुल्क को लूटा जा रहा है। और फिर चौधरी निज़ामुद्दीन साहब कहते हैं कि गवर्नेंस के गैप हैं, हजूर इनको लाएँ हैं आप गवर्नेंस के गैप फिल करने को। ये करोड़ों रुपए के बैग हाथ में पकड़ते हैं, आवाम के पैसे से चलने वाला वज़ीर आज़म का जो जहाज़ है उसको इन्होंने टैक्सी बना लिया हुआ है और पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ इनको लेकर फिरते हैं। जब आप एतराज़ करें तो कहते हैं हम अपने पैसों से जाते हैं। ये अच्छे अपने पैसे हैं, हमारी समझ से बाहर है कि क्या अब टैक्सी के तौर पर प्राइम मिनिस्टर का या पाकिस्तान एयरफोर्स का जहाज़ अवेलेबल है? अगर है तो क्या पाकिस्तान के दूसरे शहरियों को भी ये सहूलत मैसर है? तो ये एक एक्सक्लूसिव स्टोरी थी। आपको याद है हमने सबसे पहले आपको ये बताया था कि ये एक बड़ी फ़ौज के साथ वहाँ पर उम्रा करने तशरीफ़ लेकर गई हैं और वहाँ पर इस वक्त शहबाज शरीफ भी हैं और आर्मी चीफ़ भी हैं। आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर, तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री, वो और शहबाज शरीफ कल मोहम्मद बिन सलमान से मिले हैं, वो भी तस्वीर सामने आई हैं, तो वो बकलम ख़ुद भी वहाँ मौजूद हैं। और फिर सारी ये पूरे का पूरा कुनबा और फ़ौज जो है ये मरियम साहबा का सरकारी प्रोटोकॉल के लिए ये सब कुछ भेजा गया। इनके सीट नंबर्स, पीआईए की फ़्लाइट, ये सब कुछ लग ये रहा है कि शायद पीआईए की, ये मुझे हतमी पता नहीं आखिरी बात, लेकिन जितनी तादाद में इनको सीटें दी गई हैं लग रहा है कि शायद इनकी ख्वाहिश पर कोई स्पेशल फ़्लाइट चलाई गई होगी या फिर फ़्लाइट्स ब्लॉक करके एक ही फ़्लाइट में, वरना 60 सीटें इनको देना, और इन्होंने 2 हफ्ते पहले तैयारी ये शुरू की होगी और ये मुमकिन नहीं है। तो या तो लोगों की बुकिंग कैंसिल की है या फिर कोई स्पेशल फ़्लाइट चलाई है, ये मेरे इल्म में नहीं, इस पर भी काम करेंगे। लेकिन ये पहली एक्सक्लूसिव खबर थी कि किस तरीके से आपके पैसे को, आपके रिसोर्स को लूटा जाता है और ये लोग पाकिस्तान को और पाकिस्तान के इदारों को और पाकिस्तान के रिसोर्स को अपनी ज़ाती जागीर समझते हैं और उसी तरीके से उसे इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर आपके सामने लाहौर हाई कोर्ट से रखते हैं, जहां पर पाफीज़, जी हाँ, मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान पीटीए के चेयरमैन, उनको लाहौर हाई कोर्ट ने धो डाला। जी हाँ, ऐसे धोया जैसे धोबी कपड़ों को भी नहीं धोता। उन्हें कुछ पता नहीं था, नालायकी की इंतहा थी। ही वॉज अनएबल टू आंसर इवन अ सिंगल क्वेश्चन इन द कोर्ट। और जजेस को भी मेरा ख्याल गुस्सा होगा किसी और चीज़ का। निकल हफीज़ुर रहमान पे गया। केस था कि पाकिस्तान के अंदर एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, उसको क्यों बंद किया गया है, उसे कौन कौन इस्तेमाल करता है, इसकी पूरी लिस्ट बना कर दें। हफीज़ुर रहमान वहाँ बकलम खुद तशरीफ़ लेकर गए अपने नूरानी चेहरे के साथ, अपनी भरपूर पर्सनालिटी के साथ, और जज साहबान ने पूछा कि आपने वो लिस्ट जमा करवाई? तो लिस्ट इन्होंने जमा नहीं करवाई थी। अदालत ने कहा कि क्या आपको पता है कि कौन कौन एक्स इस्तेमाल करता है? तो आगे से हफीज़ुर रहमान ने कहा जी हमें नहीं पता। उन्होंने कहा अगर आपको पता नहीं तो फिर आप किस प्रिटेक्स्ट पे इसको बंद कर रहे हैं? अगर आपको पता ही नहीं कौन इस्तेमाल कर रहा है और किसने गलत काम किया, तो फिर आप इसको बंद क्यों कर रहे हैं या आपने बंद क्यों किया? उस पर पाजी के पास कोई जवाब नहीं था और ये कहा कि हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि हम बता सकें कि कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है। फिर पाफी से पूछा कि क्या आप एक्स इस्तेमाल करते हैं? उन्होंने कहा नहीं जी मैं नहीं करता। फिर उनसे सवाल पूछा गया कि क्या पीटीए एक्स इस्तेमाल करता है? उन्होंने कहा जी करता है। उन्होंने फिर पूछा कि क्या पीटीए वीपीएन लगाकर एक्स इस्तेमाल करता है? जवाब आया जी मुझे पता नहीं है। फिर जवाब आया जी करता है। फिर पूछा गया क्या वीपीएन लगाना हलाल है? उन्होंने कहा मीन वीपीएन इस्तेमाल करना कानूनन जुर्म है या नहीं है? उन्होंने कहा ट्विटर पर इस्तेमाल करना जुर्म है, वैसे जुर्म नहीं है क्योंकि इंडस्ट्री के और लोग इस्तेमाल करते हैं।
عدالت نے کاؤنٹر سوال کیا کہ اگر وی پی این لگانا جرم ہے ٹویٹر کے لیے تو پھر پی ٹی اے کا کیوں استعمال کر رہا ہے اکاؤنٹ، یا پی ٹی اے اس کو کیوں استعمال کر رہی وی پی این لگا کے؟ اس پر پاحافظ کے طوطے اڑ گئے. پاحافظ اپنے وکیل کی طرف دیکھیں کہ منو چڑھوا. بار اب وکیل کیا کرے، وہاں تو وہ کوئی، میرا مطلب ہے کہ کوئی فوجی چھاؤنی تو ہے نہیں کہ اس میں میجر جنرل صاحب جو کہہ دیں گے وہی مانا جائے گا. وہاں پر تو عدالت ہے، آگے عدالتی جج ہیں. ٹھیک ہے آج کل عدالتوں کو انہوں نے کمپرومائز کروا لیا، لیکن پھر بھی لارجر بینچ بیٹھا ہوا تھا، جواب تو دینے تھے. اور پاحافظ کو پھر گوڈا پھیر دیا عدالت نے معذرت کے ساتھ اس ٹرم کا. لیکن پاحافظ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. پاحافظ نے پھر آخر پر کہا کہ جی دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے کہا کیا دیکھ لیتے ہیں؟ سر دیکھ لیتے ہیں پی ٹی اے کیوں استعمال کر رہا ہے اس کو وی پی این لگا کر. پھر ان سے پوچھا گیا کہ ایکس استعمال کرنے کے لیے ہی وی پی این جو ہے وہ بلاک ہے، باقی سب کے لیے نہیں ہے، یا مطلب باقی سب کے لیے غیر قانونی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، باقی کاموں کے لیے ایکس، باقی کاموں کے لیے وی پی این غیر قانونی نہیں ہے، صرف ایکس کے لیے. تو عدالت نے پوچھا تو نہیں، لیکن اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ جو پورنوگرافی اور گندی فلمیں ہیں، یہ جس کا دھندا آپ کو پتہ بڑا عروج پہ ہے پاکستان میں، تو ہمارے چودھری صاحب سب کی رکھتے ہیں. تو لگتا ہے کہ پاحافظ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھلے گندی فلمیں دیکھو، کچھ بھی کرو وی پی این پہ سب ٹھیک ہے، صرف آپ نے ایکس کو استعمال نہیں کرنا. ایکس استعمال نہیں کیا جا سکتا، باقی ہر چیز وی پی این کے ساتھ استعمال کی جا سکتی ہے. پھر انہوں نے اگلا سوال پوچھا کہ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ وی پی این جو ہے وہ غیر قانونی ہے، اور آپ کا جو پی ٹی اے ہے وہ وی پی این لگا کر ٹویٹر اکاؤنٹ استعمال کرتا ہے، تو کیوں کرتا ہے؟ آپ نے ایک طرف پابندی لگا رکھی ہے، پھر خود استعمال کرتے ہیں. پھر کوئی سمجھ نہیں تھا، پھر بغلیں جھانک رہے تھے. پھر کہا کہ جی وہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے، اس کا جواب دینا ہوتا ہے. مطلب آپ ان کی حالت دیکھیں، مطلب آپ نے پروپیگنڈے کا جواب دینا ہے، باقی لوگ نہ دیں، باقی لوگوں کے اکاؤنٹ بند کر دیں، آپ وی پی این لگا کے استعمال کر سکیں اور آپ کے لیے حلال ہے، باقی سب ملک کے لیے حرام ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ، عدالت نے نالائق کا لفظ تو نہیں استعمال کیا، لیکن عدالت نے یہ کہا کہ بہت مایوسی ہوئی، آپ کو تو کسی چیز کا بھی نہیں پتہ، آپ جیسے افسر جو ہیں ان کو کسی بات کا بھی علم نہیں. ہمیں تو مایوسی ہوئی کہ ہم نے آپ کو بلا کیوں لیا ہے، آپ کو تو، آپ کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ لفظ نہیں تھا پلے کچھ نہیں ہے، لیکن یہ کہا کہ مایوسی ہوئی، آپ کو کچھ نہیں آتا اور آپ نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا. تو پھر آخرکار جب پھنس گئے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ حکم دیتے ہیں تو ہم ایکس کھول دیتے ہیں. عدالت نے، اب دیکھیں ذرا جوڑ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے عدالت ان کو تو فری ریسلنگ کے اندر مکے ٹھوک رہی تھی، لیکن یہ پاحافظ کو بھی پتا تھا کہ بیچارے ججوں سے بھی ایکس نہیں کھلنا. اندر سے تو پاحافظ کو پتا ہے کہ ایکس کس نے بند کروایا ہوا ہے، تو پاحافظ کو پتا تھا. پھر جب آپ پاحافظ کے پاس جیسے پانی میں ڈوبتے بندے کو اور کوئی چیز نہیں ملتی تو آخری پھر کوشش کرتا ہے، تو پاحافظ نے اپنی جان چھڑانے کے لیے پھر عدالت کی جو کورٹ میں ہے وہ بال پھینک دیا اور کہا کہ آپ آرڈر کریں میں کھول دیتا ہوں. بس پھر عدالت کی چراغوں میں بھی روشنی اس طرح سے نہیں رہی. اس کے بعد بات چیت پاحافظ کی جان چھٹ گئی. لیکن آج وہاں پر جو ایک نالائکی کا میں یہ کہوں گا مقابلہ تھا، اور پاحافظ نے اس میں آج نمبر 1 ہونے کا ثبوت دیا ہے. اب آپ کو یاد آتا ہوگا کہ میں پاحافظ کا اتنا ذکر خیر اس طرح سے کیوں کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پہلے دن سے پتا ہے کہ پاحافظ جو ہیں وہ بہت ہی لائق ہیں، جو انہوں نے آج لائکی ثابت کی ہے، اور وہ ہمیشہ کامیابی کے جھنڈے گاڑیں گے. اب چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف، اور اگلی خبر یہ ہے کہ کل طلال چودھری نے ایک دفعہ پھر پریس کانفرنس کی ہے اور ایک دفعہ پھر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ یہ جو انٹرنل سیکیورٹی ہے یہ فوج کا کام نہیں ہے. انہوں نے کہا فوج کا زیادہ سے زیادہ کام یہ ہے کہ وہ آپ کو بتا سکتی ہیں ایجنسیز فلاں جگہ پر حملہ ہونا ہے، اور آپ نے پھر پولیس نے اور دوسروں نے کام کرنا ہے، فوج کی ذمہ داری نہیں ہے. اب وہاں پھر تو کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا، پوچھ لیتے کہ یہ جو پاحافظ کر رہے ہیں اور جو ایکس بند کر رہے ہیں اور پاحافظ چلا رہے ہیں ریٹائر ہونے کے بعد، یا کئی تو حاضر سروس ہمارے منیر افسر صاحب جو لیفٹنٹ جنرل منیر افسر ہیں وہ نادرا چلا رہے ہیں. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ذرا کوئی پوچھے گا کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے؟ اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. اگلی خبر لے لیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. معروف صحافی، سوشل میڈیا پلیٹ فارم رفتار کے ایڈیٹر فرحان ملک کو ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا. فرحان ملک جو ہیں یہ پہلے سما کے ڈائریکٹر نیوز رہے ہیں. میں نے جب پرائم منسٹر کے ساتھ تھا تو ان سے بہت دفعہ ملاقات ہوتی تھی پروفیشنلی. میں نے انہیں جو پاکستان کے چند پروفیشنل اور برائٹ جرنلسٹ ہیں ان میں سے ایک پایا، ایماندار اور کھری اور سیدھی بات کرنے والے. عمومی طور پر میڈیا میں ذرا لوگ گھما کے بات کرتے ہیں، لیکن یہ بڑی سیدھی بات کرتے تھے. انہوں نے ان کے پہلے تو ایک نوٹس دیا ایف آئی اے نے، ان کے آفس پہ چھاپا مارا، ان کو وہاں سے گرفتار کیا. پہلے ان کو اپنے آفس بلایا، پھر وہیں پر گرفتار کر لیا، ان کے موبائل فون بھی قبضے میں لے لیے. اب ان کی ایک سابقہ ویڈیو سامنے آ رہی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا پورا خاندان جو ہے وہ ملک سے باہر ہے اور بیرونی شہریت رکھتا ہے. میں اکیلا ہوں اپنے پورے خاندان میں جو پاکستان میں رہتا ہوں اور پاکستانی شہریت رکھتا ہوں. تو میں یہ ملک چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا. مجھے کیوں میری زندگی تنگ کی جا رہی ہے کہ میں اس ملک کو چھوڑ کے یہاں سے جاؤں. بہت ہی یہ میں کہوں گا کہ بہت ہی برے حالات ہیں. بہت ہی افسوس ہوا مجھے یہ دیکھ کے جب فرحان ملک جیسے محب وطن لوگوں کے ساتھ بھی یہ کیا جا رہا ہے. اور بائی اینڈ لارج صحافی چپ ہیں، میڈیا چپ ہے، کوئی نہیں بول رہا. اور وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمیں ہوا تھا
लॉयर्स का, मीडिया का, सहाफ़ियों का, वो सब अब आपके सामने है कि जब चौधरी के साथ मुकाबला है तो फिर सिर्फ एक अकेला इमरान खान है जो डटकर मुकाबला करता है, बाकी सब जो हैं वो अपनी अपनी राह लेते हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आपके सामने जाती उमरा लाहौर से रखते हैं। आपने वीडियो तो देखी ही थी जिसमें नवाज़ शरीफ साहब जज्बात, बल्कि आप ये कहें कि वो शहनशाह जज्बात बन के मरीम साहबा को विदा कर रहे थे, लेकिन आप सब ने सोचा होगा कि उम्रे पर उनको नहीं जाने दिया जा रहा। अब पता चला है कि चौधरी साहब पसंद नहीं फरमा रहे कि वो जाएं, लेकिन मियाँ साहब जाना चाहते हैं, अभी भी जाना चाहते हैं, आज भी जाना चाहते हैं। लेकिन आप सब ने जब सवाल पूछा कि मियाँ साहब क्यों नहीं जाना चाहते, तो और उससे पहले उनको क्यों नहीं बुलाया जो मीटिंग हुई पार्लिमानी कमेटी की कौमी सलामती के ऊपर, तो अब उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो ख्वाजा आसिफ ने टेलीविज़न पर कहा कि मियाँ साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टर ने उन्हें लोगों से और सियासी एक्टिविटी करने से मना किया है, लेकिन शायद आने वाले दिनों में वो उम्रे पर चले जाएँ। अब ज़रा ये गिमिक देखिए, उम्रा जहाँ पर इतनी खलकत होती है रब की, वहाँ जाने की शायद इजाज़त मिल जाए, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं अभी तक। मियाँ साहब जाना चाहते हैं, उनको रोका हुआ है, लेकिन साथ ही कह रहे हैं कि उन्हें उनके डॉक्टर ने सियासत से मना किया। वही डॉक्टर वो जो लंगूर साथ खड़े थे, जिन्होंने डॉक्टर साहब ने अपनी टूटी गले में डाली थी। मैं वैसे दूसरे डॉक्टर्स को नहीं कभी भी ये कहूँगा, लेकिन उन भाई साहब ने तो टूटी डाली हुई थी, और टूटी के ऊपर एक शेर भी चिपकाया हुआ था। मुझे किसी ने बताया कि डॉक्टर साहब ने टैटू भी बनवाया हुआ है, और जिस्म के कई हिस्सों पर बनवाया हुआ है, और शेर का टैटू बनवाया हुआ है। तो मियाँ साहब से इश्क की बात है। बहरहाल जो डॉक्टर साहब हैं वो अब उन्हीं की रिकमेंडेशन पर नवाज शरीफ साहब नहीं मिले। हालांकि जब वो मरीम नवाज़ को विदा कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर खलकत ही खलकत है, लेकिन उनको डॉक्टर ने मना किया। अभी ख्वाजा आसिफ ने ये झूठ बोला ही था कि थोड़ी देर के बाद तस्वीरें आ गई कि जवेद लतीफ़ साहब जो हैं वो मियाँ साहब से मिल रहे हैं, और टेलीविज़न पर ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कि मैंने भी कई दफ़ा फ़ोन किया है, लेकिन मियाँ साहब मिल नहीं पा रहे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन शायद वो उम्रे पर चले जाएँ। तो अभी पूरी कोशिश हो रही है कि उनको उम्रे पर जाने की इजाज़त दी जाए। देखते हैं ये सारा मामला किस करवट बैठता है, लेकिन ये ज़रूर है कि मियाँ साहब बेचारे इस वक्त फंसे हुए हैं। पास अफदर का तो आपको पता ही है कि उनको तो इजाज़त नहीं है ऐसी किसी जगह पर भी जाने की, वो तो बेचारे उम्रा भी नहीं कर सकते। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है पासपोर्ट लीक करने वाला पकड़ा गया। आपको पता है कि अहमद नौरानी साहब की जो स्टोरी है फैक्ट फोकस, उसमें जब आर्मी चीफ़ की बेटियों का पासपोर्ट्स जो हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आई। अब ये रिपोर्टेडली मैं कहूँगा क्योंकि सोशल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, सैरिश मान ने इसका ट्वीट किया है कि एफआईए ने बनी गाला में छापा मारा है और वहाँ से एक शख्स अनस नामी शख्स को उठाया है, और उसने एफआईए के डाटा तक रसाई हासिल की, और ये कौमी सलामती का डाटा, जी हाँ, कौमी अहमियत और कौमी सलामती का डाटा, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, वो लीक किए गए हैं। इसलिए उनके ऊपर अब पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है, और अब उनके साथ जो होगा वो आप सोच ही सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि किसी का डाटा लीक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये तो वकील ही बता सकते हैं, लेकिन ये मेरी समझ से बाहर है कि पासपोर्ट अगर मिले हैं डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल, तो ये कौमी डाटा कैसे हो गया। फिर आपने देखा जो अहमद नौरानी साहब के साथ, उनकी माँ के साथ, उनके भाइयों के साथ हुआ। अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग डायमेंशन है। अब ये अहमद नौरानी को इतना तख्ता मश्क क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि और कोई जरूरत नहीं करता ऐसी स्टोरीज़ करने की। अगर 8-10 लोग स्टोरीज़ करें ना, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, तो फिर इतना सख्ती किसी एक पर ना आए। अब क्योंकि पहले भी ये अहमद नौरानी ने स्टोरी की थी जनरल बाजवा की, अभी ये स्टोरी भी उन्होंने की है, तो जब एक ही बंदा स्टोरी करता है ना, या जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनको अगर नाम लेके 1 या 2 या 3 लोग ही सिर्फ उस पर क्रिटिसिज्म करेंगे उनकी सियासी एक्टिविटीज़ के ऊपर, तो फिर वो जो चंद लोग करेंगे ना, उन पर सख्ती ज़्यादा आएगी। लेकिन अगर लार्जर पूल वही जिम्मेदारी पूरी करे, मतलब अगर पाकिस्तान के 10-12 जर्नलिस्टों ने ऐसी स्टोरीज़ की होती, तो फिर अहमद नौरानी की इतनी शामत ना आती। अहमद नौरानी की शामत इसलिए आ रही है कि उस बेचारे अकेले ने ये स्टोरी की है और कोई करता नहीं। सहाफ़ियों और दीगर लोगों को ऑनलाइन धमकाने वाला मारखोर का अकाउंट जो है ब्लॉक कर दिया ट्विटर ने। मारखोर अमूमी तौर पर समझा जाता है कि ये हमारी मिलिट्री एजेंसीज़ का एक अनडिक्लेयर्ड अकाउंट है, जिससे वो लोगों को धमकाता था, वो जो भी कोई चला रहा था उसे, और उसको अब बंद कर दिया गया। अच्छा जी, हमने आपके सामने एक और ख़बर रखी थी कि 23 मार्च की परेड जो है वो मनसूख कर दी गई। ख़बर वो शहरियार हुसैन साहब की थी, वो हमने आपके सामने रखी थी, वो खबर भी दुरुस्त निकली है। अब बताया जा रहा है कि परेड जो है वो मुख्तसर होगी, वो जो पब्लिक परेड होती है वो वाकई मनसूख कर दी है। शायद अवान सदर में छोटी सी कोई तकरीब करें मिनखानापुरी के लिए। अब कहा यह गया था पहले कि पैसे नहीं है शहरियार हुसैन के मुताबिक, अब कहा जा रहा है रमज़ान की अकीदत में, अब रमज़ान परेड करने को कैसे मना करता है। पूरी फ़ौज लेके तो वहाँ चले गए हैं शरीफ टब्बर जो है उम्रा करने, तो यहाँ परेड भी उतने के दस्ते से करवा लेते, इन्हीं से करवा लें, वैसे शरीफ ख़ानदान से करवा लें मैं तो कहता हूँ, क्योंकि जो इन्होंने हाल बनाया हुआ है ये काम भी इन्हीं को ही दे दें। तो ख़बरें और भी थी, लेकिन मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। आज थोड़ा सा गला ख़राब है, मुझे पता है आवाज़ थोड़ी obnoxious होगी, बेयर विद इट। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी ठीक हो जाएगा गला। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।